अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंसेस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना उन्होंने बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के बारे में और क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम किस तरह डाटा लेते हैं और कौन सा मेथड जो है वो अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी इज़ अप्रोप्रिएट इफ़ द एम ऑफ स्टडी वॉज टू एक्सप्लोर सोशल एंड ह्यूमन फिनोमिना। ठीक है, वो कह रहा है क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी तब ठीक होती है अगर हमारी स्टडी का मकसद ये है कि हमने सोशल और जो ह्यूमन है उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनकी ईच एंड एवरीथिंग को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, तो हम क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, या हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को तब प्रेफर करते हैं जब हमने डीप एनालिसिस करना हो किसी भी एक्सपीरियंस का या किसी भी प्रोसेस का, तो हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, उसमें हम एटीट्यूड्स देख रहे होते हैं। ठीक है, और बिहेवियर देख रहे होते हैं, इंटरेक्शंस और प्रोसेसेस, ईच एंड एवरीथिंग को हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अप्रेजल के बारे में कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, या हमें ये पूछना चाहिए कि जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, और अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी स्टडी का मकसद सोशल या ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, तो हम एक्सपीरियंस और प्रोसेस को डीपली ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो हम क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है इन ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च नो मैटर विच मेथड इज़ यूज्ड इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्जर्व द फिनोमिना इन अ सिस्टेमिक वे एंड टू डिस्क्राइब एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द रिसर्च फाइंडिंग। अब वो कह रहा है कि हर किस्म की रिसर्च, चाहे उसके अंदर कोई भी मेथड यूज़ किया गया हो, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया गया हो या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया गया हो, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए दोनों के अंदर कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है प्रोसेस की या फिनोमिना की, वो सिस्टेमिक वे में की गई हो। ठीक है, और जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो उनको वो डिस्क्राइब भी कर रही हो और रिफ्लेक्ट भी कर रही हो। ठीक है, दोनों मेथड्स के लिए, चाहे वो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, दोनों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, कि रिसर्च फाइंडिंग्स को वो डिस्क्राइब कर रही हो और जो सिस्टेमिक वे है उसके अंदर ऑब्ज़र्व किया गया हो फिनोमिना को या प्रोसेस को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जस्ट एज विद क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑफ इफेक्ट्स ऑफ थेरेपी, वो कह रहा है थेरेपी के इफ़ेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्योंकि थेरेपी के इफ़ेक्ट्स को मेजर करने के लिए या देखने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ की जाती है, क्योंकि उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च हाई क्वालिटी की नहीं होती। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ थेरेपी को देखने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च हाई क्वालिटी की नहीं होती, डैट्स वाई हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, उसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। मीन्स क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों के अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, उनके अंदर सैम्पलिंग टेक्निक डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव में कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होती है और क्वालिटेटिव में कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, उनके डाटा कलेक्शन के मेथड डिफरेंट होंगे। ठीक है, और जो डाटा एनालिसिस है वो भी दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसी तरह जो क्राइटेरिया यूज़ होता है ना क्वालिटेटिव रिसर्च को अप्रेज करने के लिए, वो भी डिफरेंट होता है उस क्राइटेरिया से जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को अप्रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अप्रेज जो है ना, इसको हम कह सकते हैं जायज़ा या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की ऑब्जर्वेशन के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो क्राइटेरिया हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को ऑब्ज़र्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
इसके बाद वो कहता है कि व्हेन क्रिटिकली अप्रेजिंग द मेथडोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च you need to ask questions that focus on elements and issues other than those that are relevant to research which includes numbers and graphs। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि जब भी हम किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च की जो मैथडोलॉजी है, हम उसकी मैथडोलॉजिकल क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं ना कि इसके अंदर अच्छा मेथड यूज़ किया गया है, अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया गया है या नहीं किया गया रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को, मेथड की क्वालिटी को चेक करते हुए क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमने सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने हैं वो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो कि हमारे एलिमेंट्स हैं रिसर्च के, उनको फोकस कर रहे हो, और जो इश्यूज़ हैं, जो रिसर्च क्वेश्चंस रेज हुए हैं उनको ऊपर उनका फोकस हो। ठीक है, ना कि उनका फोकस नंबर पे हो कि सैम्पल नंबर कितना है या ग्राफ वगैरह, इन पे उनका फोकस नहीं होना चाहिए। उनका फोकस एलिमेंट्स और इश्यूज़ पे होना चाहिए वाइल चेकिंग मैथडोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं डिसीजन ट्रेल की। डिसीजन ट्रेल क्या होती है? बेसिकली जो डिसीजन ट्रेल होती है ना, इसमें हम ना रिसर्च कंडक्ट करते हुए जो भी हमने स्टार्ट से रिसर्च के स्टेप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ हुई, ठीक है, डाटा कलेक्शन कैसे हुई, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ईच एंड एवरीथिंग हम डिसीजन ट्रेल के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डिसीजन ट्रेल के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो रिसर्च की इंटरप्रिटेशन है ना, वो रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है, इन्फ्लुएंस हो रही होती है। ठीक है, मीन्स रिसर्चर का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहा होता है हमारी रिसर्च की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने डाटा कलेक्ट किस तरह किया है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट किस तरह किया है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या थी, क्या मैथडोलॉजी यूज़ हुई है, ईच एंड एवरीथिंग हमें डिसीजन ट्रेल के अंदर पता होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर डिसीजन ट्रेल के अंदर हम रिसर्चर के पर्सपेक्टिव को अगर इग्नोर कर दें तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्हेन रीडर्स लुक टू रिपोर्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कि जब रीडर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में रिपोर्ट करने लगता है कि जो आंसर होते हैं क्लिनिकल क्वेश्चंस के, ठीक है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो हम फॉलोइंग 3 इश्यूज़ हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, रीडर जब उसको रिपोर्ट करने लगता है तो वो 3 इश्यूज़ को देखता है। वो 3 इश्यूज़ कौन से हैं और उन 3 इश्यूज़ को हम अभी बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला इशू हो जाता है कि जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी है, जो वो मेथड जिसके थ्रू हमने सैम्पल कलेक्ट किया वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था। ठीक है, दूसरा जाता है कि वॉज डाटा कलेक्शन सफिशेंट टू कवर द फिनोमिना, कि हमने जो डाटा कलेक्शन की है क्या वो उस प्रोसेस को या हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए वो सफिशेंट थी या नहीं थी। ठीक है, हमने डाटा ज़्यादा कलेक्ट तो नहीं कर लिया, हमने डाटा कम कलेक्ट तो नहीं कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तीसरा हम देखते हैं कि व्हाट डाटा एनालाइज्ड इन अ रिगरस वे, हम देखते हैं कि जो डाटा है उसको केयरफुली एनालाइज किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें, हम ये 3 इश्यूज़ देखते हैं। अब सबसे पहले हम इन इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला इशू है वो है वॉज द सैम्पलिंग स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट, कि वो मेथड जिसके थ्रू हमने सैम्पल कलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एन एवरेज व्यू ऑफ पॉपुलेशन। वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमें एवरेज पॉपुलेशन नहीं चाहिए होती, हम एवरेज पॉपुलेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते बिल्कुल भी। वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम एवरेज पॉपुलेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के कुछ इंडिविजुअल्स ले लेंगे, ठीक है, या कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और उनके ऊपर हम वो सारी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, उनकी हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग उन पर ही कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है, लेकिन अभी आपने ये बात याद रखनी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एवरेज व्यू ऑफ पॉपुलेशन, हम एवरेज पॉपुलेशन नहीं लेते सैम्पल से। ठीक है, हम कुछ इंडिविजुअल्स लेते हैं या ग्रुप्स लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर और उसके ऊपर हम सारी स्टडी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब पर्पसिव सैम्पलिंग ये होती है कि द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग रैंडमली फ्रॉम पॉपुलेशन और सैम्पलिंग कंज्यूमेटिव पेशेंट सेटिस्फाइंग एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया कॉमन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च आर रिप्लेस्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब वो कह रहा है
वो बता रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा किस तरह लिया जाता है और क्वालिटेटिव रिसर्च में किस तरह लिया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा इस तरह लिया जाता है कि हम रैंडमली पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम ये नहीं देखते कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं नहीं उतर रहे, वो रिसर्च के अंदर परफॉर्मेंस से काबिल हैं या नहीं है, हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, और रैंडमली हम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम बहुत ध्यान से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम स्मॉल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स लेते हैं, ठीक है, एवरेज पॉपुलेशन नहीं लेते, और वो स्मॉल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी हम ऐसे लेते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम स्मॉल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स लेते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और उनके ऊपर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, इसे हम पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर्पसिव सैम्पलिंग की डेफिनेशन भी बताई हुई है, साथ में क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर दोनों के अंदर कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका डिफरेंस भी बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये होती है कि समटाइम सैम्पलिंग जो होती है ना वो अपॉर्चुनिस्टिक वे में होती है, किस तरह कि जो एक पर्सन है ना वो आगे दूसरे पर्सन को लीड कर रहा होता है या असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, और ऐसे अगला बंदा अगले बंदे को असिस्ट कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ ये एक पर्सन है, ठीक है, ये आगे दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी आगे दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये आगे दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, ये भी आगे दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, ऐसे इधर ये आगे दो लोगों को असिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये आगे ये दो लोगों को कर रहा है, ये आगे दो लोगों को कर रहा है, ये आगे दो लोगों को कर रहा है, ये आगे दो लोगों को कर रहा है, सेम इधर, ठीक है। तो ये क्या है कि पीछे वाला जो पर्सन है, ये रिसर्चर है, वो अगले वाले रिसर्चर या पर्सन को असिस्ट कर रहा है। इसी तरह ये जो पीछे वाला ये अगले को कर रहा है। ये जो सैम्पलिंग की टेक्निक है ना, इसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। ये हमने पहला क्वेश्चन या इशू डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो इशू है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।